चलिए, सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन इंडिया में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम एजिंग एंड एल्डर अब्यूज़ का टॉपिक कर रहे हैं, जैसे हमने टिल डेट अपडेट अप्रोच के हिसाब से कवर कर दिया। आज हम उससे रिलेटेड लास्ट लेक्चर रख रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट मैटर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड कोई आवाज़ आई थी? क्या कह रही है? लेक्चर चल रहा है ना, चलने दो। उसका जो आज हम प्रोविज़न रखेंगे दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। सरकार के द्वारा चलाई गई सभी रीसेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मैंडेट्स हैं स्टेट को, गवर्नमेंट को, हम उसके बारे में बात करेंगे। सारे आर्टिकल्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। कई बार डायरेक्टली आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, हमें ये क्लियर ही नहीं हो पाता कि इतने सारे आर्टिकल्स में से एग्जामिनर ने रैंडमली यही आर्टिकल क्यों पूछा। उसका महत्व होता है। फिर पॉलिटी पढ़ते हुए आर्टिकल को रटने की बजाय आर्टिकल की एप्लीकेशन को समझेंगे कि ये आर्टिकल देश के लिए इसलिए ज़रूरी होता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के चरित्र को लेक्चर के बाद ही समझ लेंगे, और सरकार की सभी योजनाओं में जो एलिमेंट हैं वो क्यों हैं वो पता लग जाएगा। जो क्योंकि 3 लेक्चर आपने कर लिए ऑलरेडी, जो उन 3 लेक्चरों में आपको कमियां नज़र आई इस एल्डर अब्यूज़ की केयर को लेकर के, हमारे लेक्चर में कमी नहीं, मतलब जो कमियां आपको नज़र आई कि क्यों एल्डर अब्यूज़ हो रहा है, उसको दूर करने के लिए प्रोविज़न आपको उन पॉलिसीज़ में नज़र आएंगे। दैट्स ऑल। इसी तरह से टॉपिक क्रिएट हो जाएगा सोशल जस्टिस। तो यूपीएससी के सिलेबस के अंदर देयर इज़ हेडिंग दैट इज़ सोशल जस्टिस। उसके तहत आती हैं सारी सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज़, उसी में कवर होते हैं सारे सोशल प्रॉब्लम्स। तो आप इन्हें जनरल स्टडीज़ का सोशल जस्टिस का टॉपिक ले लीजिए, या ऐसे आ सकता है उसका टॉपिक लीजिए। फिर सीसेट पेपर 2 में कॉम्प्रीहेंशंस तो भरे रहते हैं इस नेचर के, जैसे कि एल्डर अब्यूज़ का टॉपिक है। फिर एथिक्स का जो पेपर है उसके टॉपिक तकरीबन इसी पर पढ़े रहते हैं। तो एक टॉपिक जो है ना सिविल्स के सिलेबस में मल्टीपल एरियाज़ को कवर करता है। अगर आपने उसे कॉम्प्रीहेंसिवली कवर किया है, आपके ऐसे सेगमेंट को कवर करता है, एथिक्स के सेगमेंट को कवर करता है, सीसेट पेपर 2 के कॉम्प्रीहेंशंस को कवर करता है, प्रीलिम्स से जरूरी जितनी भी योजना या कोई जितने भी प्रोविजंस इनमें दिखते हैं, जैसे कि हमने कल वो 2007 का प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था, पेरेंट्स मेंटेनेंस एक्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन्स, उन एक्ट के बारे में पूछा जाता है, प्रोविजंस के बारे में पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स में एड्रेस हो जाती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक एजिंग एंड एल्डर अब्यूज़, एल्डर अब्यूज़ को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले संविधान में किन किन बातों का जिक्र है जिससे गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन मिलती है या मैंडेट या जिम्मेदारी मिलती है कि वो प्रोविजंस लेकर के आएँ, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 14। देखिए आर्टिकल 14 राइट टू इक्वेलिटी, सबको समान अवसर, कानून की नज़रों में सभी समान, और सबको समान संरक्षण देने की बात करता है। राइट टू इक्वेलिटी कहता है कि सभी को इक्वल प्रोटेक्शन है लॉ की, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन है लॉ की, और सभी के सभी इक्वल हैं बिफोर द लॉ। सबको कानून का संरक्षण भी समान प्राप्त है, और सभी कानून की दृष्टि में समान हैं, एक हैं। इस हिसाब से यदि किसी भी मैनर में कोई अब्यूज़ हो रहा है सोसाइटी में किसी एक सेगमेंट के साथ, तो अल्टीमेटली समानता के इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए हमें उस अब्यूज़, उन ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल देना ज़रूरी है, जस्टिस करना ज़रूरी है। कई बारी ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ को आप एक सिंपल क्रिमिनल सिस्टम के तहत कवर कर लें। सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जहाँ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है वहीं सोसाइटी का भी अपना एक महत्व है। 4 दीवारियों के अंदर कई तरह से आप किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं जो शायद नॉर्मल क्रिमिनल ऑफेंस की धाराओं में ना कवर होता हो, और शायद क्रिमिनल ऑफेंसेस के वाया कवर करते हुए इन समस्या का समाधान भी ना हो। अब 5-5 हज़ार के जुर्माने, 3-3 महीने की सजाएं, कोर्ट केसेस चलाते चले जाएं, पर जब ये कहानी घर घर की हो जाएगी, कितने लोगों को ट्रायल पे ले आएंगे, कितने लोग कचहरियों में आ जाएंगे? क्या हम पूरा देश ही कचहरियों में घसीट लेंगे? क्या इससे हम अस्थिर नहीं हो जाएंगे? क्या ये ऑफेंसेस और नहीं बढ़ेंगे? तो हर समस्या का समाधान सिर्फ इसी रूप में नहीं देखा जा सकता कि हम उसको किसी तरह से क्रिमिनल ऑफेंस में ट्रायल कर लें, या उसके ऊपर कोई सज़ा दे दें या फ़ाइन लगा दें। हर समस्या का समाधान यह नहीं है। आपको लार्जर सोशल कंसेंसस, एक सामाजिक सहमति बनानी पड़ती है कि ऐसा ना हो, हम इस चीज़ को रोक पाए, लोग परहेज़ करें। देखिए देश में नशों को लेकर के
अत्याचार को लेकर के बहुत से कानून हैं, अब्यूज़ को लेके बहुत से कानून हैं। लेकिन कोई भी सोसाइटी अपनी सोशल इंस्टीट्यूशंस की मदद से, चाहे वो फैमिलीज़ हैं, चाहे वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो रिलीजन हैं, चाहे गवर्नमेंट, या चाहे इकोनॉमी की मैं बात करूं, जैसे कि कंपनियां, इंडस्ट्रीज़ या गवर्नमेंट जॉब्स, आपने अगर कई तरह से अब कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हैं, आप उन नौकरियों के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो ये सारी चीज़ें हमने रखी होती हैं कि समाज स्वयं का शोधन स्वयं कर ले, खुद को रेक्टिफाई कर ले, ऐसा होने ही ना दे, सोसाइटी इन चीज़ों के वाया गुजरे ही ना। उसके बाद यदि कोई ऐसी घटना होती हैं जो अप्रिय घटनाएं हैं, जैसे कि कोई क्राइम हो गया, तो उसके लिए देयर आर लॉ कोर्ट्स, देयर इज़ पुलिसिंग। बट उसके पहले के जो प्रयास होते हैं वो यही होते हैं कि समाज स्वयं ही सुधर कर चले, इन अप्रिय चीज़ों का स्थान ना हो। तो इस वजह से अगर हम उस कॉन्सेप्ट से चलें तो ये तो जिम्मेदारी ही बनती है संविधान के तहत देश की सरकारों की, देश के सभी समाज के प्राणियों की, कि हमें समानता पर विचार करना है और हमारे देश के वह वृद्ध नागरिक भी समान अधिकारों के लाभ प्राप्ति हैं। आई बात समझ में? जस्टिस जब हम बात करते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो वो समस्त देश के सभी समुदायों के लिए भी है और हर वर्ग के लिए भी है। जैसे कि ओल्ड एज पर्सन्स के लिए भी है, उन्हें भी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस मिलना ज़रूरी है। इन दो बड़े कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चलें तो ओवरऑल जो हमारे समाज की प्रकृति है वो इन्हीं दोनों पर खड़ी है। हमारा कानून भी इन्हीं दोनों विचारों पर खड़ा है कि हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सबके साथ करना है, हमें सबको समानता प्रदान करनी है। ओवरऑल स्कीम ऐसे ही वर्क करती है। इसी के बेस पे फर्दर लॉज बनते हैं, इसी के बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन में आगे के प्रोविजंस भी बने। जैसे मेनली वो प्रोविजंस जो स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि स्टेट कानून बनाते समय किन विचारों को ध्यान में रखेगा, वो प्रोविजंस, खास तरह की डायरेक्शंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में देश ने देश के नीतिकारों को दी हैं, नियम कानून बनाने वालों को दी हैं, यानी कि समाज ने, दैट इज़ द सोसाइटी। बेटा क्या है उधर, कुछ है वहाँ पे, बताओ, इधर आओ यार, हाँ बैठो, उधर देखती रहो। समाज ने, सोसाइटी ने कुछ कमांड्स दी हैं स्टेट को, किसकी मदद से? कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। संविधान क्या है? एक राष्ट्र की, एक समाज की अभिव्यक्ति ही तो है, एक्सप्रेशन ही तो है। सोसाइटी, आपको उनके साथ बैठा दूं, एक सोसाइटी किस मैनर में अपने लिए व्यवस्था बनाना चाहती है, उसकी ही एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे आप सब इंडिविजुअल्स हैं, आप सब आपस में ग्रुप में आते हैं, ग्रुप्स धीरे धीरे कम्युनिटी में डेवलप होते हैं, कम्युनिटी सोसाइटी में नर्चर होती है। सोसाइटी अपने लिए नियम कानून मर्यादाएं बनाती हैं। उन नियम कानून, उन लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस को बनाने के लिए, उन्हें एनफोर्स कराने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कई इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेंस में आती हैं। आप इन सब को जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कह के पुकारते हैं। ये जुडिशरी, ये लेजिस्लेटिव, ये एग्जीक्यूटिव क्या है? ये एक्सप्रेशन है ऑन ग्राउंड, किसका? स्टेट का। स्टेट क्या है? राज्य क्या है? वो सभी नियम कानून मर्यादाएं, वो सभी संस्थाएं, वो सभी के सभी व्यक्ति जो उन नियम कानून मर्यादाओं को बना रहे हैं और लागू कर रहे हैं, पालना करवा रहे हैं, ये होल अपरेटस, दिस होल मैकेनिज्म एंड होल इंस्टीट्यूशंस, ये सब राज्य है। द इंडियन स्टेट, द स्टेट, that every minister, that is every ministry, the whole central government, all the state governments, all the local bodies government, or wherever there is a presence of state government or the central government or the local body government in every project, that everything is state. यह सब राज्य है, यह भारतीय राज्य है। तो इस भारतीय राज्य को, दिस इंडियन स्टेट को, सोसाइटी ने, भारतीय समाज ने एक बेसिक लॉ ऑफ द लैंड की बुक तैयार करके, दैट कॉन्स्टिट्यूशन, ये गाइड किया है, ये डायरेक्ट किया है, कमांड किया है
कि आपको देश के कानून बनाते समय किन विचारों के अधीन चलना है. सो इट इज़ द डायरेक्शन गिवन टू द स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन से बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिली है लोगों से. कॉन्स्टिट्यूशन एक सॉवरेन अथॉरिटी है और उसको अथॉरिटी मिली है लोगों से, तो इसका मतलब सॉवरेनिटी लोगों में है. इन आवर स्कीम ऑफ पॉलिटिक्स द सिटीजन ऑफ इंडिया दे आर सॉवरेन. तो इसी हिसाब से जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, समाज है, उन्होंने संविधान के माध्यम से सरकार को, सरकार आप इजी वर्ड में गवर्नमेंट कह लीजिए, अदरवाइज राज्य को ये निर्देश दिए हैं कि आपको नियम बनाते समय ऐसे चलना है. इसलिए हम इन्हें कहते हैं डायरेक्टिव पॉलिसीज ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज. तो स्टेट जो भी पॉलिसीज़ बनाए, उन पॉलिसीज़ के तहत वो किन विचारों पे काम करे, वो डायरेक्टिव्स, वो प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में स्टेट को बता रहा है. तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये. राज्य नीति बनाते समय किन तत्वों के निर्देशों की पालना करे, किन सिद्धांतों की पालना करे, ये DPSPs में गिवन है. तो आर्टिकल 37 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 37 क्या कहता है? वो ये कहता है, आर्टिकल 36 से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शुरू होते हैं, और आर्टिकल 36 सिंपली ये कहता है कि पार्ट 4 के लिए भी वर्ड स्टेट का मीनिंग वही है जो पार्ट 3 के लिए था. तो राज्य शब्द का अर्थ वही है. मैंने आपको भी राज्य समझा दिया. सो आर्टिकल 37 कहता है द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट, दैट इज इन पार्ट 4. DPSPs पार्ट 4 में आते हैं. पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो आर्टिकल 37 कहता है द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट, दैट इज पार्ट 4, शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट. यानी कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सिएबल हैं, मतलब आपको फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 मिला हुआ है, दैट इज राइट टू लाइफ. आपसे आपके जीवन का अधिकार नहीं लिया जा सकता है. अगर कोई ले रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट जाएंगे. कोई व्यक्ति या सरकार स्वयं भी ले रही है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट जाएंगे. जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, अगर आपके उस अधिकार को आपसे कोई छीन रहा है, मैक्सिमम राज्य ही यह करता है, स्टेट, सरकारों को समस्या हो जाती है तो यू कैन गो टू द कोर्ट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल. वो एनफोर्स किए हुए हैं, मतलब वो प्रभावी हैं. आई बात समझ में? दे आर लीगली एनफोर्सिबल, वो प्रभावी हैं, उन्हें आपको प्राप्त होना ही है. कोई भी अगर उन्हें आपको प्राप्त होने में बाधा बन रहा है, आप उनके प्रभावी होने के लिए कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट फिर उन्हें प्रभावी बनाएगा. लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्वयं प्रभावी नहीं है, ये एनफोर्सिएबल नहीं है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, उस आर्टिकल में जो लिखा है, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट कि गवर्नमेंट इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये क्यों नहीं दे रही, वो एनफोर्सिएबल नहीं है. एनफोर्सिएबल बनेंगे कैसे? जिस भी आर्टिकल में जो भी प्रोविज़न है, उसके लिए देश की संसद या राज्यों की विधानसभाएं, जिनका जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि कानून बनाने वाली संस्थाएं, जब उस प्रोविज़न पर कानून बना देंगी, फिर वो प्रोविज़न प्रभावी हो जाएगा. जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में लिखा है कि पंचायतें होनी चाहिए. फिर उसकी बात क्या हुआ? देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. उस अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसके तहत ऐड की गई लोकल गवर्नमेंट्स, दैट इज़ पंचायतें एंड म्यूनसिपैलिटीज़. और आज की डेट में अगर हम देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का वो आर्टिकल ऑफ पंचायत आज फिर एनफोर्सिएबल है, क्योंकि उस पर कानून बना दिया गया है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में ही मैटरनिटी लीव की बात है. जब तक कानून नहीं बना था, आप नहीं जा सकते थे कोर्ट ये कहने के लिए कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है हमें मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही है, कोर्ट दिलवाओ.
कोर्ट ये कहता कि ये डीपीएसपी का मैटर है, ये एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन फिर देश की सरकारों ने मैटरनिटी लीव से रिलेटेड कानून बना दिया, और अब जब उस कानून की उल्लंघना होती है तो आप कोर्ट जाते हैं, आप ये कहते हैं कि ये मेरा कानूनी अधिकार है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में गिवन प्रोविजंस पर या तो देश की कानून बनाने की यानी कि विधायिकाएँ जो हैं, या तो उस पर कोई कानून बना दें तो वो आपका लीगल राइट हो जाता है, और या फिर उस प्रोविज़न को उठा करके सीधा फंडामेंटल राइट में डाल दे। जैसे आर्टिकल 21A के तहत वो डीपीएसपी का ही प्रोविज़न था कि 6 से लेकर के 14 बरस के बीच में, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन यूनिवर्सल हो, कंपलसरी हो, ऐसा प्रयास किया जाए। लेकिन बाद में उसके ऊपर कानून बना करके उसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के साथ जोड़ा गया, 21A। तो अब वो आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। सिर्फ लीगल ही नहीं, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट नाउ। आपको ज़रूरत पड़ने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। आई बात समझ में? इट इज़ योर फंडामेंटल राइट। तो या तो कानून बनाने वाली संस्थाएं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे कोई कानून बना दें, उसे लीगल राइट बना देती हैं, और या फिर उस प्रोविज़न को उठा करके फंडामेंटल राइट में डाल दे तो वो फंडामेंटल राइट बन जाता है। इन दो परिस्थितियों में वो प्रभावी होता है, एनफोर्सेबल। उसके पहले तक ये प्रभावी नहीं है। तो फिर लोग सवाल करते हैं कि जब वो प्रोविजंस प्रभावी नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों हैं? उनका कॉन्स्टिट्यूशन में होना अपने आप में समाज के लिए एक बड़ी चर्चा का कारण बनता है। क्यों? हर चीज़ इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी जा सकती कि वो सरकार पर मैंडेटरी कर दी जाए। क्योंकि थोड़ी देर के लिए पूछा जाए, राज्य क्या है, स्टेट क्या है? सोसाइटी का ही पॉलिटिकल एक्सप्रेशन स्टेट है। आपने ही अपने लिए जो नियम कानून और संस्थाएं बनाई वो राज्य हैं। आप अपनी जेब को टटोले बिना, जांचे बिना अपनी ही बनाई नियम कानून, जैसे आप 4 दोस्त थे, आप 4 दोस्तों मैंने एक नियम बनाया कि हम 4 दोस्तों के लिए, चारों के लिए हम में से एक दोस्त खाने का प्रबंध करेगा। नियम बनाया, खाने का प्रबंध करेगा, व्यक्ति चुना एक, और अब आप सबकी जेब में थे 100 रुपया, उसकी जेब में 100, 400 रुपये आपके पास कुल है, और आप उसे कह रहे हैं 1200 रुपये का खाना ऑर्डर कर दें। तो वो कहेगा कि आर यू इनसेन, 400 रुपये हमारी जेब में है, 1200 रुपये का खाना ऑर्डर कर दे, 800 रुपये कहाँ से पूरा करूँगा मैं? तो राज्य समाज से पूछेगा, स्टेट नेशन से पूछेगी कि पैसा किधर से लाएं? तो आप उसे कहेंगे कहीं से भी ला। तो वो आपकी घड़ी, उसके जूते, इसका मोबाइल लेगा और सामने वाले को देगा कि भाई 800 रुपये उधार दे। आप ही बिकोगे, राष्ट्र ही कमज़ोर होगा। तो नेशन, स्टेट नेशन से पूछता है कि भाई रिसोर्सेज तो है नहीं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्रोविज़न नहीं दिए, फंडामेंटल राइट में डाल दिए कि हायर एजुकेशन भी यूनिवर्सल और कंपलसरी बना दो, और हायर एजुकेशन MBBS, IIT, सब बीटेक, पैसा किधर से लाना है? देश तो कंगाल हो गया। पता लगा देश डूब गया, श्रीलंका, सब सड़कों पे घूम रहे हैं अब। तो कोई भी सोसाइटी जब स्टेट बनाती है, उस स्टेट को वो उतनी की ही कमांड देती है, उतनी की जिम्मेदारियां देती है जितनी उस नेशन की आर्थिक हैसियत होती है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, पॉलिटिकल कैपेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन में धड़ाधड़ मैंडेटें दी हुई हैं सरकार को, वो कॉन्स्टिट्यूशन फिर एक यूजलेस डॉक्यूमेंट हो जाएगा, कोई मानेगा ही नहीं उस बात को। तो इसीलिए हमने बहुत से ऐसे प्रोविज़न डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखे हमारे संविधान निर्माताओं ने, कि वो चाहते हैं कि देश को चलाने वाला जो राज्य है, द स्टेट, वो राज्य की प्रकृति, नेचर ऐसा हो। तो जैसे हम किसी से कोई किसी समय में एक वचन ले लेते हैं कि तुम जब सही समय आएगा ऐसा करोगे, तो उसे पता रहता है हमेशा कि मुझे कैसा करना है। तो इसी तरह से देयर आर सम डायरेक्शंस जो ये रियलाइज़ करा देती है इंडियन स्टेट को कि इंडियन स्टेट का नेचर वेलफेयर हो या पुलिसिंग हो। तो इंडियन स्टेट का नेचर वेलफेयर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बताता है कि संविधान की प्रकृति कैसी है, समाज ने कैसा राज्य बनाना चाहा, राज्य की क्या जिम्मेवारियां होंगी। तो जब जब राज्य इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज संपन्न हो जाएगा, उसे इन प्रोविजंस को प्रभावी बनाना है। तो फिर कौन बनवाएगा प्रभावी? क्योंकि अंबेडकर ये कहते थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एनफोर्सेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे एनफोर्सेबल बना लेगी देश की जनता। क्योंकि हर 5-5 साल पर नेताओं को चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच जाना है, और अगर जनता को ये दिख रहा होगा कि देश आज इस स्तर पर पहुंच गया है कि उन्हें ये सुविधाएं मिलनी है, तो वो अपने आप नेताओं से वादा ले लेंगे
कि अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन पॉइंट्स को डालो और सरकार बनते ही इस पर कानून बनाना। तो जिस देश में हर 5-5 साल पर चुनाव होने हैं और जो सरकार है उसे जनता को हर 5 ईयर पे फेस करना ही है, तो लेट द पीपल डिसाइड, नेशन को मैच्योर हो लेने दो। जब उतना रिसोर्स आ जाएगा, इधर से लोग भी मैच्योर हो जाएंगे, अपने आप अपनी सरकारों से चुनवा लेंगे कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, वो चीज़ें मैनिफेस्टो में लिखी होंगी, दैट्स ऑल। तो ये तो अपने आप पॉलिटिकली इन्फोर्सिबल है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कहते हैं दे आर पॉलिटिकली इन्फोर्सेबल, लीगली हो चाहे ना हो, पॉलिटिकली इन्फोर्सेबल है, क्योंकि इसमें दिए सारे प्रोविजन एक तरह से किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो ही है। अगर आप आज़ादी से लेकर के अब तक जितनी भी सरकारों ने कैंपेन, पॉलिटिकल पार्टियों ने सरकार बनाने के लिए कैंपेन किया है, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ लें तो वो बाय एंड लार्ज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर ही बेस्ड होते हैं। इसमें जो जो प्रोविज़न है वो उसमें मैनिफेस्टो में वही लिखा होता है। तो इन्फोर्सिबल ना होते हुए भी आप देख सकते हैं कि पिछले 75 वर्षों में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पे कानून बन चुके हैं, जबकि ये इन्फोर्सिबल नहीं थे, फिर भी कानून बन गए। क्यों? क्योंकि पॉपुलर डेमोक्रेसी में जब लोकशाही हो, जब सामने आपके जनता खड़ी और उससे आपको अधिकार प्राप्त करके राज्य चलाना है, आप जनता की नखेदी नहीं कर सकते, निगेशन नहीं कर सकते, आप जनता को निगेट नहीं कर सकते। इसके पीछे की मूल विचारधारा ये। तो ऐसे में हमारा आर्टिकल 37 ये कहता कि चाहे ये इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका महत्व क्या है, वो ये है कि द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, बट the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. It's a very important article in the whole constitution. वो ये कहता है कि चाहे ये प्रोविजंस एनफोर्सेबल नहीं हैं, लेकिन ये देश की जो गवर्नेंस है उसके लिए प्रोविजंस आर फंडामेंटल। जैसे किसी व्यक्ति की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल ग्रोथ के लिए फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल, वैसे ही देश की गवर्नेंस के लिए दीज प्रोविजंस आर फंडामेंटल। कोई भी गवर्नेंस इन प्रोविजंस को इग्नोर करके नहीं चल पाएगी। अगर कर रही है तो जनता आंख खोले, पढ़े लिखे और सरकार को दोबारा वैसा बनाए जैसा ये प्रोविजंस कहते हैं। और दूसरा, इसके अंदर गिवन प्रोविजंस को स्टेट अप्लाई करेगा जब जब स्टेट लॉज बनाएगा। मतलब इसमें गिवन प्रिंसिपल्स को विचाराधीन रखते हुए ही कानून बनाए। तो कानून बनाते समय इन प्रोविजंस को ख्याल में रखा जाए और देश को गवर्नेंस देते समय नीतियाँ, कानून, विधि विधान, प्रोग्राम बनाते समय कैसे पुलिसिंग काम करेगी, कैसे ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या होगा, पुलिसिंग क्या होगा, तमाम तरह की गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस में इन प्रोविजंस और प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाए। आई बात समझ में? तो आर्टिकल 37 इज़ नॉट इम्प्लिसिट, छुपा हुआ नहीं है, वो किसी तरह की कोई दो राय पैदा नहीं करता। इट इज़ वेरी एक्सप्लिसिट। वो खुल के बोल रहा है कि चाहे ये प्रोविजंस पार्ट 4 के एनफोर्सेबल नहीं हैं, बट ये प्रोविजंस गवर्नेंस का बेसिस हैं, ये प्रिंसिपल्स लॉ मेकिंग का बेसिस हैं, इन्हें ध्यान में रखते हुए ही चला जाए। तो संसद में अपोजिशन पार्टियां सरकार से डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को वायलेट करने पर सवाल कर सकती हैं, मीडिया सवाल उठा सकता है, राष्ट्रपति तक सवाल उठा सकते हैं बिल को वापस भेजते समय, और जुडिशरी इनको ध्यान में रखते हुए सवाल उठा सकती है। ये सारे सवाल उठाने हैं आपके लिए, क्योंकि इन सब की ड्यूटी अंबेडकर संविधान ने लगाई है सवाल उठाने की, ताकि जनता सुन ले। और एक बार जब जनता ने सुन लिया दरबार में खड़ी, तो वो राजा से स्वयं पूछेगी कि ये क्या। और ऐसे में अगर राजा पॉपुलरली इलेक्टेड हो तो वो निगेट नहीं कर सकता, अनलेस अनटिल की जनता अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में न डूबी हो। जनता जात पात, धर्म, पैसे, इन जंगों में अगर डूबी पड़ी है तो फिर वो इन मेरिटोरियस चीज़ों पर ध्यान नहीं देगी। ओके, सो मैं पूरा डिटेल में पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 37, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। अब आते हैं आर्टिकल 41 पर। द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी को देखते हुए the state shall within the limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement। आई बात समझ में? तो आर्टिकल 41 ओल्ड एज लोगों के लिए काम का, शिक्षा का,
पब्लिक असिस्टेंस का प्रबंध करने की बात करता है और ये मैंडेट एक तरह से डायरेक्शन के रूप में देता है स्टेट को कि स्टेट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रबंध करने लाजमी बनते हैं इन 3 विषयों में वो प्रबंध करे। पब्लिक असिस्टेंस ऑफर करना, तमाम तरह की योजनाएं जो दी जा रही हैं, एजुकेशन और काम उन्हें किस भी रूप में उपलब्ध कराया जाए, ये आर्टिकल 41 का डायरेक्शन है। ओके, so the state shall within the limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want. ओके, ये आर्टिकल 41 है। तो डिसेबल्ड लोगों के लिए भी है, सिकनेस, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट। ओल्ड एज के साथ तकरीबन ये सारी सिचुएशन जुड़ जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ओके, सो दिस इज द क्लियर कट प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 41। अगर कल को आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के इन प्रोविजंस को कोट कर सकते हैं ताकि आपका आंसर प्रभावी भी हो और कॉन्टेक्चुअल हो, कंटेंट वाइज करेक्ट हो। ये ना लगे कि आप हवाई बातें कर रहे हैं। इस देश की प्रकृति ही नहीं है कि वो अपने बुजुर्ग समाज की मदद करे, तो आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं? प्रकृति है, संविधान ये कहता है। आर्टिकल 46, द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल। स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो प्रमोट करे स्पेशल केयर के साथ, यानी कि खास ध्यान देते हुए। एक तो जनरली आप एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं देश में, जनरली ही आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना है देशवासियों का, पर नॉर्मल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, नॉर्मल इकोनॉमिक मॉडल, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से वो लोग सर्व नहीं हो रहे हैं जो वीकर हैं। दे नीड स्पेशल केयर, they need specific provision, they need specific policies, programs and interventions. So the word special care here is very very important. आई बात समझ में? तो एक आम देश ने शिक्षा नीति बना ली, एक मान लीजिए कि जीडीपी ग्रोथ रेट का फॉर्मूला अपना लिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट अपना लिया कि इससे तो सारे लाभान्वित हो जाएंगे। नहीं, वीकर सेक्शन को स्पेशल केयर की नीड होती है। दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस आर गिवन। जैसे रिजर्वेशन एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोविजन है। So the state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections of the people and in particular of the scheduled caste, scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. तो आर्टिकल 46 हर तरह के सोशल इंजस्टिस, हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन से बचाने की बात करता है, स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों को और ओवरऑल वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि ओल्ड एज इज़ द वीकर सेक्शन, डिसेबल्ड दे आर द वीकर सेक्शंस, फीमेल दे आर द वीकर सेक्शन, वुमेन। और ओल्ड एज में अब आपको मैं बता दूं, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए कि ओल्ड एज में मेजर पॉपुलेशन किनकी है, मेल या फीमेल? तो फीमेल की मेजर पॉपुलेशन है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, देश के स्तर पर अगर वृद्ध जो है उनकी परिस्थिति बिगड़ी होगी तो ज़्यादा किनकी परिस्थिति बिगड़ी होगी? जनरल कैटेगरी या SC ST? तो डेफिनेटली SC ST कैटेगरी, क्योंकि रिसोर्स उनके पास है नहीं, एसेट्स उनके पास है नहीं। युवावस्था में ही जब उनकी हालत इतनी पिछड़ी रहती है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हज़ारों वर्षों तक, एजुकेशन उनके पास नहीं थी, एसेट्स उनके पास नहीं है अपनी लाइफ को बेटर करने के, तो वृद्ध अवस्था में भी उन्हीं की परिस्थितियाँ सबसे ज़्यादा बिगड़ी होती हैं, सबसे अधिक अब्यूज़ उन्हीं को झेलना पड़ता है। आई बात समझ में? तो आर्टिकल 46 इज़ देयर। आर्टिकल 41 बात कर रहा है वर्क और एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस की। आर्टिकल 46 बात कर रहा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट स्पेशल केयर के साथ सर्व करने की, हर तरह के सामाजिक अन्याय को दूर करने की और एक्सप्लॉयटेशन, उत्पीड़न